गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बताओ भैया, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। दिख रहे हैं हम? चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में एक सेकंड कमेंट सेक्शन चालू करने दो भाई। सामने तो हो रखा होता है पर वो थोड़ा दूर पड़ जाता है। एक सेकंड, हाँ। दिलीप, यार उसका वो एक्सटेंड करवा ले, उसकी क्या बोलते हैं अपना वैलिडिटी, ठीक है। और उसके बाद शुरू करो भैया। पेन कहां? चलो भाई, शुरू करते हैं सेशन को। आज का सेशन हमारे पास है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के। और राज्य का मतलब अब तुम्हें मालूम है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में स्टेट टर्म का, राज्य शब्द का मतलब समझा है। सेंटर के लेवल पे क्या मतलब है, स्टेट के लेवल पे क्या मतलब है, लोकल अथॉरिटी के लेवल पे क्या मतलब है। वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। सो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अब ये बताता हूं ये क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, डीपीएसपी, आज ये टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक को पढ़ते हैं, डीपीएसपी को। और सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एटीएम का बैच ले लिया है और उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप इसको ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक से एडवांस तक की थ्योरी, और उसके बाद एटीएम जो हमारा प्रैक्टिस बैच है उसे अटेम्प्ट करने में मजा आएगा। ठीक है, चलो भाई। तो टॉपिक क्या अपना? डीपीएसपी। तो मैं पहले तुम्हें डीपीएसपी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है क्या। ठीक है भाई, सभी को नमस्कार, जय हिंद। जे नंदा, बेटा पॉलिटी जैसे ही ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी वैसे ही पॉलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, टेंशन ना लो, सारे सब्जेक्ट्स होंगे। डीपीएसपी, ध्यान से देखो बेटा। तो हमारा आज का टॉपिक है एटीएम में प्रैक्टिस के लिए डीपीएसपी। पर उसको शुरू करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि डीपीएसपी है क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है मैं अभी डिटेल में समझाता हूं, फटाफट से देखो। बेसिकली ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, जैसे तुम सबको मालूम है कि हमारे संविधान में 70% जो कंटेंट है या 75% जो कंटेंट है वो तो हमने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। जबकि 25% जो कंटेंट है हमारे संविधान का वो हमने 10 देशों के संविधानों से लिया है। अब बात यह है कि डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना भाई। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया। और आयरलैंड से जब डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया तो डीपीएसपी का मतलब यह है कि वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जो राज्य को मदद करते हैं, जो राज्य को निर्देश देते हैं, राज्य को मदद करते हैं, यानी राज्य मतलब सरकार को मदद करते हैं पॉलिसी बनाने में, लोगों के लिए नीतियां बनाने में। तो जब भी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, जब भी जनता के लिए पॉलिसी बनाती हैं, नीतियां बनाती हैं, कानून बनाती हैं लोगों की भलाई के लिए, तो उनको गाइड करते हैं ये सिद्धांत कि भैया पॉलिसी ऐसे बनाओ तो बेहतर बनेगी। पॉलिसी बनाते वक्त इन चीजों का ख्याल रखो तो पॉलिसी बेहतर बनेगी, यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। भाई जैसे तुम्हारे जीवन में कोई गाइड, कोई मेंटोर होता है तुम्हें दिशा दिखाने के लिए कि भैया ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, इस पे चलो। अगर तुम उसके रास्ते पे चलते हो, उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हो तो तुम्हें सक्सेस मिलती है। पर अगर तुम सोचते हो कि नहीं नहीं इनको कुछ नहीं मालूम, हम अपना देख लेंगे अपने हिसाब से, तो वहां चांसेस हैं कि गड़बड़ हो जाए।
तो यहां पे देखो ध्यान से, सरकारों की मर्जी है कि वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की हेल्प लें या ना लें पॉलिसी बनाते वक्त, ये चीज है। यानी डीपीएसपी तो अपना काम करते हैं कि भाई देखो पॉलिसी बनाते वक्त हमारा ख्याल रखना, पॉलिसी जब बनाओगे, सरकारों को बोल रहे डीपीएसपी कि भाई जब पॉलिसी बनाओ तो हमारे बारे में भी सोच लेना, हम आपको गाइड करेंगे। पर सरकारों की अपनी अपनी चॉइस है, वो डीपीएसपी की मदद लें ना लें पॉलिसी बनाने में, वो उनकी चॉइस है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो याद रखना, आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो सिद्धांत हैं जो गाइड करते हैं सरकारों को नीतियां बनाने के लिए, सिद्धांत जो मदद करते हैं, जो मदद करते हैं सरकार की। अब चाहे सरकार वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो ये मदद करते हैं सरकार की नीतियां बनाने में, ठीक है। तो बेसिकली गाइड करते हैं कि भैया ऐसे नीतियां बनाओ तो जनता की भलाई होगी नीतियां बनाने में। एक चीज याद रखना बेटा डीपीएसपी के बारे में कि ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। किसी भी कोर्ट मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, लागू करने योग्य नहीं है। एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल नहीं है, यानी जबरदस्ती सरकारों के साथ, समझ लो भाई, जबरदस्ती सरकारों के साथ हम ये नहीं कर सकते कि भाई तुम्हें लागू करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो कोर्ट में जाएंगे हम। मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, कोई नीति बनाई और उसमें उन्होंने डीपीएसपी का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली अपना कानून बना दिया क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं पड़ी डीपीएसपी की मदद लेने की, और हम चल पड़े कोर्ट में जाके अपील करने, अरे जज साहब सरकार ने तो ये कानून बनाते वक्त डीपीएसपी का ख्याल ही नहीं किया, डीपीएसपी की मदद ही नहीं ली। सरकार कोर्ट जो है, कोर्ट बोलेगा चला जाए यहां से, नहीं रहपट में उल्टा कर दूंगा अभी, समझ रहे हो भाई। तो सरकार की मर्जी है कि वो इनका इस्तेमाल करे या ना करे पॉलिसी बनाते वक्त, कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, ठीक है भाई। और एक चीज याद रखना बेटा, डीपीएसपी अगर मान लो कोई नए लोग आए हैं सरकार में, कई कुछ जैसे केजरीवाल जी जो है पहली बार जब सरकार बना के आए थे 2014-15 में, तो उस टाइम पे नए नए लोग थे, सरकार चलानी शायद आती भी नहीं होगी। तो जब कोई नई सरकार आती है किसी में भी, सेंटर में भी या राज्य में भी, जब नई सरकार आती है और उनको नहीं मालूम होता कि कैसे नीतियां बनानी है, तो डीपीएसपी की मदद ली जाती है, यानी शासन करने में हेल्प करते हैं डीपीएसपी, शासन करने में, गवर्न करने में हेल्प करते हैं, शासन करने में हेल्प करते हैं डीपीएसपी, हेल्प करते हैं डीपीएसपी। तो गवर्न करने में, किसी एरिया को गवर्न करने में, उसके ऊपर शासन करने में हेल्प करते हैं। आज के टाइम में डीपीएसपी हमारे संविधान के पार्ट 4 में है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हमारे संविधान के भाग 4 में है डीपीएसपी, और आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51, भाग 4 पार्ट 4, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, चलो भैया ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। 36 से 51 के बीच में 16 आर्टिकल्स हैं लगभग, क्यों भाई? हाँ, 36 से 51 के बीच में 16 आर्टिकल्स हैं, 16 अनुच्छेदों में अलग अलग बातें की गई हैं, अलग अलग मुद्दों के बारे में बात की गई है, और सरकार को गाइड करने की कोशिश की है कि भैया ऐसे ऐसे कानून बनाने इन मुद्दों पर, ठीक है। तो अब हमें उन्हीं मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने कि किस आर्टिकल में कौन सा मुद्दा, या कौन सा मुद्दा किस आर्टिकल में, समझ रहे हो भाई? उल्टा करके सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने, चलो भैया ध्यान से देखो। प्रमोटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग?
समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ठीक है भाई, मौलिक कर्तव्यों में कहीं पर भी एससी एसटी के शिक्षा संबंधी और आर्थिक संबंधी जो मुद्दे हैं उनको प्रमोट करने की बात नहीं की गई है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो होगा नहीं, मौलिक कर्तव्य तो होगा नहीं। 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल में TEARS, तुम सब जानते हो TEARS 5वीं मतलब एस, तो यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज तो हैं, पर यहां पर उनके एजुकेशन और इकोनॉमी की बात थोड़ी हो रही है, यहां तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, प्रशासन की बात हो रही है, इनके कंट्रोल की बात हो रही है, हमने पढ़ा था शेड्यूल्स में, और वो भी सिर्फ एसटी की बात हो रही है, एससी की तो बात भी नहीं हो रही, तो ये भी नहीं हो गया। ठीक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में भी कहीं पर भी एससी एसटी के इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है। आर्टिकल 16 में बात की गई है, पर वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, सरकारी रोजगार के बारे में, तो ये जो मौलिक अधिकार है ये भी नहीं, तो बचा क्या? आंसर हुआ हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब तुम बोलोगे सर कौन से आर्टिकल में है? 36 से 51 के बीच में, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो 36 से 51 के बीच में। कोई बता सकता है जल्दी से? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ आंसर क्या है। सभी लोग कमेंट सेक्शन इधर भी खोल दिया है, उधर भी खोल दिया है, जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां देखो, याद करो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि आर्टिकल 46 में 36 से 51 के बीच में आर्टिकल 46 में बोला हुआ है कि जो भी हमारे समाज में वीकर सेक्शंस हैं, जैसे अनुसूचित जातियां जिनका हजारों सालों से शोषण हुआ है समाज में, और अनुसूचित जनजातियां जो जंगली जनजातियां हैं, जो जंगलों में रही हैं, उनका भी इस तरह का कोई विकास नहीं हो पाया, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी तरक्की के लिए आज के टाइम में आप देखो कि इनको रिजर्वेशन की सुविधा दे रखी है। शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के टाइम पर रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, प्रमोशन में, नौकरी में जाने के बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन, ताकि ये अपलिफ्ट हो सके, ताकि इनकी तरक्की हो सके समाज में। तो आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शंस यानी एसटीज और एससीज के अर्थव्यवस्था और उनकी जो शिक्षा है उससे संबंधित प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा बेटा सी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 6 में है, आर्टिकल 46 में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो तुम सब जानते हो कि रूल ऑफ लॉ तो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, तो आयरलैंड से तो लिया नहीं गया, तो ये तो खत्म हो गया यहीं पे। सिंगल सिटीजनशिप ये भी ब्रिटेन से ली गई है ना, सिंगल सिटीजनशिप ये भी ब्रिटेन से ली गई, तो ये भी खत्म हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप, ये भी ब्रिटेन से ही लिया है हमने, यूके से ही लिया है, तो ये भी खत्म हो गया। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने लिए आयरलैंड के संविधान से। और याद रखना बेटा, आयरलैंड के संविधान से एक और चीज ली है हम लोगों ने, जल्दी से बताओ। शाबाश, जवाब बहुत बढ़िया दे रहे हो, जल्दी से बताओ कि आयरलैंड से एक और चीज ली है डीपीएसपी के अलावा। आयरलैंड से एक और चीज ली है और वो है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, है ना भाई, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या फिर तरीका। है ना बच्चों? तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे फंस सकते हो भाई, आर्टिकल कौन सा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which enshrines one of the directive principles of state policy lays down that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। अब ध्यान सुनो हिंदी वाले,
संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक को स्थापित करता है और यह बताता है कि राज्य मतलब सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वयं सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यानी कि कौन से आर्टिकल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत स्थापित करने की बात की जाती है कि हर गांव में पंचायत हो और गांव की पंचायत लोकल मुद्दों को, लोकल इश्यूज को, गांव के लोकल इश्यूज को लोकल लेवल पर ही रिजॉल्व कर दे। यानी सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई के रूप में, स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायत काम करे, मुख्यमंत्री तक ना जाना पड़े। बताओ आर्टिकल 40, बहुत बढ़िया बच्चों, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है कि भैया सरकार जो है ग्राम पंचायत वगैरह को इतनी पावर दे कि वो लोकल मुद्दों को लोकल लेवल पर ही रिजॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ये इसका मतलब है। तो आर्टिकल 40 में है ये बात। पर फिर आर्टिकल 37, 48 इन सब में क्या है, ये भी हम बात बता देते हैं आपको। बेटा आर्टिकल 37 में ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैंने तुम्हें बोला, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51 है ना अपने डीपीएसपी, सब मानते हो। डीपीएसपी 36 से 51 है बेटा, ध्यान से देखो सभी लोग। बिल्कुल 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 48, 40 है विलेज पंचायत 48, ठीक है, विलेज पंचायत 40, 48 नहीं, बी है आंसर, बी। ठीक है, अब बात यह कि 37 में क्या, 37 में यह लिखा हुआ है कि डीपीएसपी राज्य के लिए यानी स्टेट के लिए यानी सरकार के लिए, स्टेट के लिए फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, डीपीएसपी राज्य के लिए, स्टेट के लिए यानी सरकार के लिए फंडामेंटल हैं ताकि वो सही से शासन कर सकें, ताकि वो सही से शासन कर सके। आर्टिकल 37 में ये लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि किसी कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। यानी अगर सरकार ना भी फॉलो करे डीपीएसपी को कानून बनाते वक्त, नीतियां बनाते वक्त, तो कोई कोर्ट उसे ये नहीं बोल सकता कि फॉलो करो, कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल ही नहीं है, लागू करने योग्य नहीं है, तो किसी कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। यह आर्टिकल 37 में लिखा है बेटा, जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया ना वहां पर इंट्रोडक्शन में, वो यहां पर है, किसी कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, लागू करने योग्य नहीं है डीपीएसपी। सरकार की मर्जी है, इस्तेमाल करे ना करे। आर्टिकल 48 में क्या है सर? फिर बेटा आर्टिकल 48 में क्या है, किसी को मालूम है क्या? बताओ आर्टिकल 48 में, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से। आर्टिकल 48 में क्या है मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनो, अगर नहीं मालूम तो। एक तो आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कानून बनाए, ध्यान से सुनो, आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि जब भी सरकार पॉलिसी बनाए तो इन चीजों का ख्याल रखे। यानी सरकार पॉलिसी बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखे कि काउ स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, काउ स्लॉटरिंग एंड कैटल स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए। बेटा काउ स्लॉटरिंग और कैटल स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए। कैटल मतलब वही दुधारू पशु है ना भाई, भैंस, गाय, बकरी, ऊंट, जो भी ऐसे दुधारू पशु हैं, ठीक है, और साथ में गाय जो है, इनकी कोई स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए, इनको काटा नहीं जाना चाहिए। यानी सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। डीपीएसपी ये कहता है कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि भैया काउ स्लॉटरिंग रुक जाए, कैटल स्लॉटरिंग रुक जाए। और 48 में ही लिखा हुआ है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्रीकल्चर को यानी कृषि को, एग्रीकल्चर को यानी कृषि को आधुनिक बनाए, मॉडर्नाइज करे कृषि को, और एनिमल हस्बेंड्री को, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री मतलब बच्चों पशुपालन, है ना।
तो याद रखो, कृषि को और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करे, आधुनिक बनाए, ये सरकार की जिम्मेदारी। तो सरकार ऐसे कानून लेके आए जिससे हमारी कृषि और पशुपालन मॉडर्नाइज हो जाए, आधुनिक बन जाए। ठीक है, यानी तुम देखोगे आज के टाइम में भी कई सारे रूरल इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो हैं, जिनके पास ट्रैक्टर और वो हल नहीं है, आयरन के जो प्लो हैं वो नहीं है, आज भी लोग बैलों के साथ लकड़ी के हल को कनेक्ट करके खेतों को जोत रहे हैं, क्योंकि उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं है। उनकी आर्थिक तंगी उन्हें मजबूर कर रही है कि वो वही लकड़ी के हल इस्तेमाल करें बैलों के साथ कनेक्ट करके। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आधुनिक बनाए कृषि को और पशुपालन को। कैसे? भाई किसानों को सब्सिडी दे दो यार, किसानों को बोल दो भाई 70% या 60% तुम्हें ट्रैक्टर खरीदना है, तुम्हें हल खरीदना है, हम तुम्हें 60 से 70% सब्सिडी देंगे, यानी 60 से 70% तुम्हारा पैसा ट्रैक्टर का और हल का सरकार भरेगी, बाकी 30% तुम भरो। तो सरकार के पास इतना पैसा है तो सरकार थोड़ा सी तो मदद कर सकती है ऐसे गरीब किसानों की जो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे और आज भी पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आर्टिकल 48 में लिखा है कि एक तो काउ स्लॉटरिंग और कैटल स्लॉटरिंग को रोके, इनकी हत्याओं को रोके, और दूसरा कृषि को और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करे, ये 48 में है। बाकी 31 में तो राइट टू प्रॉपर्टी था, अब तो वो भी नहीं है, तो 31 को तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। अब देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए जीवन यापन, मजदूरी आदि स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? यानी कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सरकार को निर्देश देता है कि सरकार जब भी पॉलिसी बनाए तो ये सुनिश्चित करे, ये ध्यान रखे कि उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सरकार के अंडर, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, जब भी सरकार पॉलिसी बनाए, कानून बनाए, तो ध्यान रखे कि जितने भी लोग सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, जितने भी श्रमिक सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, उनको जीवन यापन मजदूरी मिले, उनको लिविंग वेज मिले। तो मैं आपको बताऊं, सरकारी नौकरी में सबसे छोटी, ध्यान सुनना मेरी बात, सरकारी नौकरी में सबसे छोटी जो पोस्ट होती है वो होती है पियोन की, जिसे हम बोलते हैं चपरासी। ठीक है, ग्रुप डी मान लो आप, ठीक है, ग्रुप डी मान लो, ठीक है, ग्रुप डी सबसे छोटी है। तो ग्रुप डी में भी इतनी सैलरी है सरकार ने दे रखी है आपको कि आप अपने परिवार को एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ दे सकते हो, उनको एक बढ़िया जीवन दे सकते हो। ठीक है, यानी अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो या तो फिर तुम अपना सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, ग्रेड बी से लेके ग्रेड डी तक, तो बेटा मैं आपको बताऊं सबसे कम सैलरी जो होती है वो होती है लगभग 27-28 हजार। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 27-28 हजार सबसे कम सैलरी है, और इसमें आपकी बेसिक पे, डीए, एचआरए, सब कुछ, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह सब है इसमें। ठीक है, कट पिट के आपके हाथ में आ जाएगी 23-24 हजार, और एचआरए अगर नहीं लोगे तो क्वार्टर मिल जाएगा, अकोमोडेशन मिल जाएगा। तो मतलब 22-23 हजार आपकी सैलरी घर सरकार ने दे ही दिया है। असली चीज तो भैया किराया मारती है ना, शहरों में किराया तुम्हें पता है कितना कितना महंगा है। अगर सरकारी नौकरी है तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा 3-4 हजार का, मतलब 3-4 हजार आपका एचआरए, अगर वो नहीं ले रहे तो अकोमोडेशन मिल जाएगी, सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। तो सरकारी क्वार्टर तुम्हें मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी सरकार तुम्हें दे रही है, तुम्हारे पूरे परिवार को दे रही है। स्कूल में जो पैसा बच्चों की फीस पे लगाओगे वो रीएम्बर्स हो जाता है कुछ % तक। ठीक है, तो इलाज फ्री, शिक्षा लगभग फ्री। ठीक है, आधी शिक्षा तो मुफ्त में ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपको एकोमोडेशन मिला हुआ है जब तक नौकरी मिली तब तक, और 22-23 हजार आपकी सैलरी। मान लो सबसे कम की बात कर रहा हूं मैं, 5-6 हजार तुम राशन पे खर्च कर दोगे, 5-10 हजार मान लो कुछ ऊपर नीचे का खर्चा हो गया, 5-6 हजार तो तब भी बच गए। ठीक है, 5-6 हजार, 6-7 हजार तो तब भी बच गए। तो मतलब एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ देने के लिए सरकार काम कर रही है। अब बात यह है कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी में, कि भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने श्रमिकों के लिए, जो भी सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, उनके लिए जीवन यापन मजदूरी सरकार उन्हें दे। तो कौन से आर्टिकल में है?
जल्दी बताओ, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, करंट अफेयर्स यूट्यूब पे चल तो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का हो गया, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर का होगा नेक्स्ट संडे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर क्या होगा आंसर? आंसर होगा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43, तो आर्टिकल 43 में है लिविंग वेजेस वगैरह वाली बात, ठीक है, वर्कर्स के लिए। और आर्टिकल 43 में एक चीज और है, आर्टिकल 43 में ये बात तो है ही, उसके अलावा एक बात और है, मैं लिख देता हूं प्लस करके, कि रूरल एरियाज में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब देखो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ऐसे कोई कानून बनाए कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, लोगों के आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को, उनकी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करे, कॉटेज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करे। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका क्या मतलब है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे रूरल एरियाज में लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किए जा सकें। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है जब लोग अपने घरों में ही सामान बनाएं, घरों में ही सामान बनाएं, कमोडिटीज बनाएं। जैसे मान लो घरों में ही लोग जो है लाख की चूड़ियां बनाते हैं। लाख समझते हो? लाख की चूड़ियां राजस्थान वगैरह में पहनी जाती, मोटी मोटी चूड़ियां, लाख की चूड़ियां बनाते हैं लोग। घरों में ही बैम्बू से बास्केट बना रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, फिर चटाई बना रहे हैं, पॉटरी वगैरह का काम खोला हुआ है अपने घरों में। तो जब लोग अपने घरों में ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, सामान को उत्पादन करने का काम करें, तो उसे बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, यानी घर में ही सामान बन रहा है। तो रूरल एरियाज में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो मान लो चलो नहीं आ रही हैं, रूरल एरियाज में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो नहीं आ रही हैं, बड़े बड़े उद्योग तो नहीं आ रहे, पर छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उनको तो डेवलप करने के लिए सरकार कानून बनाए ताकि गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था सुधरे। तो ये आर्टिकल 43 में, तो आर्टिकल 43 में ये भी है और आर्टिकल 43 में एक ये भी है। ठीक है, चलो बाकी 41, 42 और 40 में क्या? 40 में तो वही है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो विलेज पंचायत गांव में बनाए ताकि गांव के मुद्दे गांव के लेवल पर ही सॉल्व हो जाएं। तो विलेज पंचायत वाली बात है यहां पर। तो आर्टिकल 42 में क्या है, कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, आर्टिकल 42 में बताओ भाई, क्या है आर्टिकल 42 में? बताओ। बिल्कुल, देखो आर्टिकल 42 में है ह्यूमन कंडीशंस। ध्यान से देखो बेटा, ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, ह्यूमन कंडीशंस, इसके दो पार्ट्स आएंगे। ठीक है, आज वाले पार्ट में खत्म नहीं होगा डीपीएसपी, डीपीएसपी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो ये कल भी आएगा पार्ट 1। तो भले आज क्वेश्चंस कम हो पर कल सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, देखो भैया सीधी बात है, अनुच्छेद 42 में क्या लिखा है कि एक तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार के अंडर या राज्य सरकार के अंडर, एक तो अपने एम्प्लॉइज को काम करने का माहौल दे सरकार, ह्यूमन कंडीशंस मिले काम करने के लिए, ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, काम करने के लिए ह्यूमन कंडीशंस। मतलब मान लो कल को तुम रेलवे में जाते हो या एसएससी के किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो भैया तुम्हारे को ऐसा माहौल तो मिले कि तुम काम कर सको। अब तुम जा रहे हो, वहां पे पता चल रहा है कि जिस ऑफिस में तुम्हें पोस्ट किया गया, जिस ऑफिस में तुम्हारी नौकरी लगी है, वहां पर टूटी कुर्सी दे रखी है, वो कुर्सी जो है इधर उधर हिल रही है, टेबल जो है छोटा बड़ा दे दिया तो ससुरा वो हिल रहा है काम करने के लिए, ऑफिस में जाले लगे पड़े हैं,
फाइलों पे धूल चढ़ी हुई है, साफ सफाई के लिए कोई है नहीं, कोई स्टाफ और है नहीं, समझ रहे हो भाई। तो ह्यूमन कंडीशंस कहां है काम करने की। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं उनको कम से कम मानवीय दशाएं मिले काम करने के लिए, मानवीय दशाएं, ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है। और जो भी अगर महिलाएं सरकार के अंडर काम कर रही हैं तो उन महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ यानी मातृत्व अवकाश, यही बोलते हैं ना हिंदी में, मातृत्व अवकाश, जब वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो उस वक्त उन्हें छुट्टी दी जाए, और वो भी ऐसी छुट्टी जिसमें लंबी छुट्टी हो, वो भी विद सैलरी तो दी जाती है। लगभग 6 महीने की छुट्टी तो मिलती है ना, पेड लीव्स मिलती हैं 6 महीने की। तो और अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा बच्चा छोटा है मुझे और उसे पालना है 1-1.5 साल, तो आप छुट्टी पे जा सकते हैं 1-1.5 साल, पर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। वापस आके ज्वाइन कर सकती हो आप, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आप पेड लीव 6 महीने की, अनपेड लीव्स आप ले सकते हो 1-1.5 साल की, उसके बाद जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी भी फिर से चालू हो जाएगी। तो मातृत्व अवकाश, सरकार ने ये वाले काम तो बढ़िया कर रखे हैं, ह्यूमन कंडीशंस भी दे रखी है काम करने के लिए, मातृत्व अवकाश भी दे रखा है 42 में। 43 तो हमने पढ़ ही लिया। 41 में क्या है, कोई बता सकता है 41 में क्या है? ये सभी हम लोग ऑप्शन में कर ले रहे हैं सारे, तो हमारा जो है काफी बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये मत सोचना कि सर क्वेश्चंस हम कम कर रहे हैं, भाई क्वेश्चंस कम कर रहे हैं, पर तुम देखो आर्टिकल्स हमारे हुए जा रहे हैं, आर्टिकल्स हमारे हुए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बताओ आर्टिकल 41 में क्या है, कोई बता सकता है? ठीक है, चलो बिल्कुल धनश्री, उस तरह का प्रोविजन किया है, बिल्कुल। ट्रेन मैनेजर को घोस्ट कंडीशन मिलता है। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया अमिया, बहुत बढ़िया अमिया कुमार मिश्रा। अजीब सा नाम है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि बढ़िया नाम है कि कैसा नाम है, बढ़िया ही होगा, है ना। आर्टिकल 41 में क्या है? राइट टू एजुकेशन, एक तो शिक्षा का अधिकार है सभी को, राइट टू वर्क, सभी को काम करने का अधिकार है। भाई सबको काम करने का अधिकार है, कोई आपको काम करने से रोक नहीं सकता, कोई आपको शिक्षा लेने से रोक नहीं सकता। और साथ ही साथ राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। अब देखो मतलब क्या है, सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है अंडर आर्टिकल 41 कि वो इस चीज का ख्याल रखे कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है, तो उन्हें शिक्षा मिले। तो सरकार की जिम्मेदारी में सभी लोगों को शिक्षा दी जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को काम करने का अधिकार है, तो उनके लिए वैकेंसीज लाई जाए, सरकारी नौकरियां क्रिएट की जाए। तो सरकार जब लगता है कि भाई उनके पास वैकेंसी, तो वैकेंसी लेके आती है। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, भाई तो सभी सरकार, मतलब सरकार को पॉलिसी ऐसी बनाए रखनी चाहिए, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट हो पाए, जिससे राइट टू वर्क इंप्लीमेंट हो पाए। भाई सभी को शिक्षा दो, इंप्लीमेंट हो जाएगा, वैकेंसी लाओ, इंप्लीमेंट हो जाएगा। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, जनता की मदद करने का, देखो ध्यान से देखो, सरकार की जिम्मेदारी कि वो जनता की मदद करे अलग अलग तरीके से। जैसे मान लो तुम देखते हो हर राज्य में वृद्ध पेंशन योजना है, ये राइट टू पब्लिक असिस्टेंस ही तो है ना भाई। लोगों के पास सरकारी मदद का अधिकार है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सरकारी मदद दी जाए। कैसे लोगों को? जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं, उनको वृद्ध पेंशन मिलती है हर महीने। जैसे हरियाणा में 3,000 रुपए है, 60 साल के जैसे आप होते हो तो आपको हर महीने 3,000 रुपए मिलने लग जाएंगे। या राजस्थान में थोड़ा कम है अमाउंट, 1,500 या 2,000 के आसपास, ठीक है। तो वृद्ध पेंशन, फिर विडो पेंशन, अगर कोई विधवा है तो उसको पेंशन मिलती है हर महीने, विडो पेंशन। कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग को क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है, कोटा मिलता है। तो भाई ये पब्लिक असिस्टेंस के तहत ही तो मिल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो जनता के पास सरकारी मदद की क्या है? सरकारी मदद का अधिकार है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी नीतियां बनाए कि लोगों को सरकारी मदद मिले। तो मिल रही है, वृद्धों को पेंशन मिल रही है, विडो को पेंशन मिल रही है, जो दिव्यांग है उनको कोटा मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये सरकार कर रही है इस पर काम। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution deals with the provision of protection of monuments and places and object of national importance? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनकी सुरक्षा का प्रावधान करता है?
बताओ कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स को बचा के रखना चाहिए, ऐसे स्मारक ऐसे स्थानों को सुरक्षित रखना चाहिए, कौन सा आर्टिकल है? जल्दी बताओ बेटा, सभी लोग, शाबाश, बताओ बताओ बताओ। हाँ भाई, हाँ कुछ लोग 48 बोल रहे हैं, 49 होगा आंसर, 49। तो आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है कि भैया नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब जैसे आमेर का किला है, या हवा महल है, दिल्ली का लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये सब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं कि नहीं? तो सरकार इनको सुरक्षित कर रही है। सरकार का एक डिपार्टमेंट है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, वो इन सारे मॉन्यूमेंट्स की, इन सारे स्थानों की सुरक्षा करता है। तो सरकार मतलब काम तो कर रही है, जो DPSP में लिखा है मतलब सरकार वो काम कर रही है। तो आर्टिकल 49 तो इंप्लीमेंट हो रखा है। अब बात यह है कि सर आर्टिकल 48 में क्या है, सर 43 में क्या है, 48A में क्या है, 43 में क्या है? अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने, ये देखो आर्टिकल 43 में क्या है? आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस है ना भाई, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ। तो यहां पर आर्टिकल 43 में तो लिविंग वेजेस है कि भाई सरकार के अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक जीवन यापन मजदूरी तो मिले, ऐसी इतनी सैलरी तो मिले जिससे उनका जीवन अच्छे से बीत सके, लिविंग वेजेस और डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ वो जी सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी सके। तो सरकार इतनी सैलरी दे रही है, ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ उन्हें मिल सके, ऐसी इतने लिविंग वेजेस तो मिल रहे हैं लोगों को। 48 में क्या है? 48, 49 तो हमारा आंसर ये पता चल गया 49 में क्या है, और 48A में क्या है? 48 में क्या है और 48A में क्या है? बताओ भैया, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ क्या है 48 में? अभी तो पढ़ा था 48 वाला, तो देखो ये क्या पढ़ा हमने 48 में, ये देखो काउ स्लॉटरिंग और कैटल स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करना चाहिए, है ना? अभी यही तो पढ़ा था। तो 48 में याद रखना, गाय और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, एक तो ये है, ठीक है बेटा। ये मत सोचना कि सवाल कम हुए हैं, सवाल के अंदर का कंटेंट पूरा निचोड़ लिया है हमने, और 48 में ही लिखा हुआ है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाना है, ठीक है। सरकार की जिम्मेदारी कि वो कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्नाइज करे, पशुपालन को आधुनिक बनाए। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको ये सब याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आर्टिकल 43 में क्या है, लिविंग वेज वाली बात है तो हमने पढ़ ली। फिर 48A में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो और उसे इंप्रूव करो। एक तो पर्यावरण के, अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखो, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इंप्रूव इट, अगर ये खराब हो रखा है तो इसे सुधारो, ठीक है भाई। तो पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार, ये 48A में है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो आज हम करेंगे इतने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 और 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन में हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, देखो 5 क्वेश्चन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया, उसके अलावा 1 2 3 4, है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10 आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए 16 में से। अब यहां पर एक बार ये तो कर ही जाओगे तुम, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, छठवा भी हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तुम सब जानते हो किस भाग में है। पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट्स हैं,
पार्ट 5 में संघ को एक्सप्लेन किया हुआ, यानी सेंटर को, यूनियन को। ठीक है, तुम सब जानते हो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। संघ को एक्सप्लेन किया हुआ है 52 से 151 के बीच में। यहां पर स्टेट को डिफाइन किया हुआ है। कमेंट में बताओ कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक। पार्ट 4 में 36 से 51 तक, 36 से 51 तक यहां पर है अपने पास डीपीएसपी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए, पार्ट 4। ठीक है भाई, तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, बिल्कुल ठीक है भाई। होमवर्क 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 स्पैम करो, क्या करवा रहे हो बाबू? बिल्कुल, स्टैटिक जीके की क्लास आज से रेगुलर होंगी। रात को 9 बजे मिलेंगे, फोक डांसेस का दूसरा पार्ट करेंगे, फिर कल करेंगे फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के भी 2 पार्ट होंगे, फिर होगी पेंटिंग। आज से रेगुलर है क्लासेस, कहीं कोई क्लास नहीं रुकने वाली है। त्योहार व्यवहार गया तेल लगाने, अब हो गया सारा त्योहार, अब पढ़ाई होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना कर रहे हैं, कल बाकी के जो सवाल हैं डीपीएसपी के वो करके पूरा टॉपिक खत्म। चलो बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं, जो भी फाउंडेशन वाले हैं, ज्योग्राफी की क्लास है हमारी अभी 15 मिनट में। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू। अरे ससुरो, हाँ होमवर्क रह गया, होमवर्क रह गया, कल डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो कोई नहीं, कल डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से।